NaNH2 की तो आदत आप जानते हो ना, बेस है ये बेस। इसको कह के तो ये भेजा कि देख बेटा ऐसा है, वहां जाना और उसकी हैलोजन लेना, अपना NH2 देना और चुपचाप आ जाना, किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं। NaNH2 को किस काम के लिए भेज रहे हो आप? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए भेज रहे हो ना। आप क्यों भेजना चाह रहे हो इसको? कि बेटा वहां जाके किसी से देख कोई फालतू बात नहीं करनी है, शैतानी मत करना, वहां से उसकी हैलोजन को लेके अपना NH2 दे के आ जाना, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन NaNH2 तो आप जानते हो ना, बदतमीज है बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस है तो वो तुरंत एसिड को खींचेगा और उधर से भी एसिड खींच के चला आएगा, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अब हम शुरू कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है SNAR रिएक्टिविटी से। मैं आपको बता दूं, SNAR रिएक्टिविटी, SNAR मैकेनिज्म का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये भी दो तरह से होती है, एक तो होती है SNARAE और एक होती है SNAREA। ये तो है SNAR एडिशन एलिमिनेशन टाइप मैकेनिज्म, और ये है SNAR एलिमिनेशन एडिशन टाइप मैकेनिज्म। इसमें पहले एडिशन होता है न्यूक्लियोफाइल का, फिर कंपाउंड में कुछ एलिमिनेट होता है, और इसमें पहले एलिमिनेशन होता है और फिर एडिशन होता है। वापस सुन लीजिए, SNAR रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जबकि हम पहले बता चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो रिएक्शन होती है वो ESR टाइप की होती है। वापस सुन लो, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, तो आपका जवाब होना चाहिए ESR। बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कभी भी बेंजीन और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड इस तरीके की रिएक्शन को देना नहीं चाहता, ये तो मजबूरी में होने वाली रिएक्शन है। SNAR यानी कि न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में बहुत मुश्किल से और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है, क्योंकि कोई भी बेंजीन रिंग अपने पास इलेक्ट्रोफाइल को तो आने देती है लेकिन न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देती। न्यूक्लियोफाइल इसके पास आसानी से नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बेंजीन की रिंग खुद नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि बेंजीन में 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं, और 3-3 पाई बॉन्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से एक इलेक्ट्रोफाइल तो उसके पास अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल उसके साथ रिपल्शन फील करता है। तो फिर ये मैकेनिज्म क्यों आ रही है? ये मैकेनिज्म मैंने कहा ना, मजबूरी में की गई रिएक्शन होती है। ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे की जाने वाली रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो जनरली होती एल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल और ईथर में है। एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर जैसे कंपाउंड्स में होती है SN रिएक्शन, तो जिसको आपने SN1 और SN2 के नाम से पढ़ा था। SNAR रिएक्टिविटी या SNAR रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है, और ये रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है, और इसी वजह से इस रिएक्शन के प्रोडक्शन और प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म होती है वो तो ESR होती है। SNAR तो तब होती है जब कोई न्यूक्लियोफाइल उसके पास जाता है, और न्यूक्लियोफाइल सिंपल टेम्परेचर और प्रेशर पे बेंजीन के पास नहीं जा सकता, इसलिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके SNAR होती है, और वो भी बहुत कम, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इसमें नहीं बनते। लेकिन क्या करें, कई बार रास्ता कोई और नहीं होता, मजबूरी होती है, तो फिर हमें इस रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं।
अब बात ये आती है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 2010 के अंदर ये सवाल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। दिस इज द 2010 क्वेश्चन। ये 2010 का क्वेश्चन है। 2010 में ये सवाल पूछा गया और सवाल का क्या तरीका था सुनिए। सवाल कह रहा है एज इट इज, मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये कहीं सवाल पूछा गया था, मैं कोई इसमें चेंज नहीं कर रहा, मैं यूं कहीं 2010 के क्वेश्चन को उठा के लाया हूं। क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कुछ कंपाउंड आपके सामने दे रखे हैं और आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर पूछ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल बेंजीन की रिंग के पास आसानी से नहीं जा सकते। न्यूक्लियोफाइल बेंजीन की रिंग के पास आसानी से नहीं जा सकते। ये न्यूक्लियोफाइल आराम से एल्काइल, हैलाइड, अल्कोहल और ईथर पर तो जा सकते हैं, लेकिन रिंग पे नहीं जा सकते। इसलिए ज्यादा रिएक्टिविटी तो इन दोनों की ही होगी, इसकी और इसकी। अब इन दोनों में से किसकी होगी वो भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और इन दोनों का क्या होगा ये भी अभी डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए पहले आपको मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और वो क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी विद न्यूक्लियोफाइल। यानी कि अब की बार मैंने सारे ही एरोमेटिक कंपाउंड लिए हैं। ऊपर तो मैंने एलिफेटिक भी लिए थे और एरोमेटिक भी लिए थे जो 2010 में पूछा गया, और अब जो पूछा जाएगा वो ये है कि जिसमें मैंने सारे एरोमेटिक कंपाउंड लिए और आपसे पूछा है कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल की रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के पास इजीली नहीं जा सकते। आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है, SNAR में चेक करते हैं। मैंने क्या किया, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई एक्वस NaOH के साथ, तो रिएक्शन हो गई। ये Na तो चला गया X के साथ और OH चला गया R के साथ, और आपको मिल गया ROH NaX। एक्चुअली R प्लस बना, X माइनस बना, इधर Na प्लस बना, OH माइनस बना, और प्लस माइनस जुड़ गए, रिएक्शन हो गई। रिएक्शन की मैकेनिज्म या तो SN1 होगी या फिर SN2 होगी। ये डिपेंड करेगा कि R कैसा लिया है आपने। अगर R बड़ा लिया है, ऐसा कोई एल्काइल लिया है जिसका कैटायन अच्छा बन सकता है, तब तो आप इसमें SN1 करा दीजिए, और जिसके कैटायन अच्छे नहीं बने, एल्काइल ग्रुप छोटे लिए हैं, तो फिर आप SN2 करा दीजिए। ये आपको मैं बता चुका हूं पीछे। लेकिन यही रिएक्शन RX की जगह बेंजीन वाले किसी हैलाइड के साथ कराई जाए, ये मैंने हैलोजन लगा दी बेंजीन पर और फिर से वही कंडीशंस अप्लाई की NaOH एक्वस लेके, तो साहब बेंजीन ने अब मना कर दी। साफ साफ कह दिया बेंजीन की रिंग ने, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं तुझसे रिएक्शन नहीं करूंगी। कि भाई क्यों, दिक्कत क्या है, ऊपर तो हो गई थी, नीचे क्या प्रॉब्लम आ रही थी। कह रहा है कि NaOH में OH पे माइनस होता है। हाँ तो क्या हुआ, माइनस होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। हाँ तो ये न्यूक्लियोफाइल मेरे ऊपर अटैक करने आएगा, बिल्कुल मैं इसको भगा दूंगी रिपल्शन करके। क्यों, क्योंकि मुझके मेरे ऊपर भी, यानी मेरे पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मेरे पास 3-3 पाई इलेक्ट्रॉन है, 3-3 पाई बॉन्ड है, जबरदस्त पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिएक्शन नहीं करूंगी मैं, साफ मना कर दी भैया। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो फिर हमको तो फिनॉल चाहिए था, आप रिएक्शन नहीं करोगे तो फिर हमें फिनॉल कैसे मिलेगा। हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है इस टाइम, हमारे पास यही रिएजेंट है। तो फिर एक काम करो, बेंजीन बोली, ये कंपाउंड बोला, एरिल हैलाइड बोला कि एक काम करो, NaOH ले आओ आप और हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई कर दो, तब रिएक्शन हो जाएगी। इट मींस हाई टेम्परेचर प्रेशर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो ध्यान से सुनो, अगर आपको ये रिएक्शन विदाउट हाई टेम्परेचर प्रेशर मिले तो मत करना, मना कर देना, पॉसिबल नहीं है, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि OH माइनस इस रिंग से रिपेल हो जाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे दी जाए तो फिर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। आखिर दिक्कत क्या थी, क्यों मना किया? देखो एक रीजन तो मैंने बताया कि बेंजीन रिंग इस OH माइनस को इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके पास भी निगेटिव है, रिपल्शन होगा। और दूसरा रीजन ये है कि जब OH माइनस अटैक करता है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, तो बेंजीन की रिंग पे माइनस का चार्ज आता है और एक
कार्ब एनायन बनता है इंटरमीडिएटरी। अब आप खुद बताओ, कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज कोई अच्छी बात है क्या? बेंजीन टॉलरेट नहीं करेगी, बेंजीन सहन नहीं करेगी ऐसा अत्याचार कि उसके ऊपर कोई माइनस लगा दे। जनरली और सामान्य तौर पे तो नहीं करेगी। हाँ, आप हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, हाई टेम्परेचर प्रेशर डाल दो रिएक्शन में, तो भले ही रिएक्शन हो जाए, अदरवाइज सामान्य कंडीशन में तो नहीं करेगी। इसलिए यहां नहीं हुआ था रिएक्शन। आखिर इस रिएक्शन में कैसे बना इंटरमीडिएट, मैं दिखाता हूं आपको। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन दो मैकेनिज्म से चलती है, दो तरह की होती है। ये देखो, बेंजीन की रिंग ले ली मैंने और इस पे लगा दिया हैलोजन और इस पे रिएक्शन करा दी, मान लीजिए मैंने एक्वस बेस की, यानी कि, या फिर मैं ये कहूं कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल की। एक्वस बेस को आप वीक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जब तक आप रिएक्शन एक्वस NaOH, एक्वस KOH, अमोनिया CO2O जैसे वीक न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे, तब तक तो रिएक्शन में यही होगा। होनी तो वही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, ध्यान रखना, बिना इसके तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। आपने AgOH ले लिया, यानी कि एक्वस Ag2O ले लिया, सब में यही होगा। बेंजीन की रिंग पे से X हटेगा, OH लगेगा, X हटेगा, OH लगेगा, X हटेगा, OH लगेगा। यहाँ NH2 लग जाएगा, क्योंकि NH3 जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ जाएगा, कहने का मतलब ये है। और यहां OH लगा दो तो आपकी रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए आपने हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ NaNH2 जैसा स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और साथ में लिक्विड NH3 मिला दिया, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर जाएगा और यानी कि कुछ हद तक ये बेस की तरह भी रोल प्ले करेगा। और यही रीजन है कि रिएक्शन तो यहां भी होगी, बेंजीन की रिंग पे यहां भी NH2 लगेगा, लेकिन मैकेनिज्म और तरीका बदल जाएगा। यहां SNARAE टाइप का हो जाएगा और यहां SNAREA टाइप का हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये रिएक्शन करने आए हैं, लेकिन यहां ये पहले एडिशन और बाद में एलिमिनेशन शो करेंगे, और इस रिएक्शन में पहले एलिमिनेशन हो जाएगा इस स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से और फिर एडिशन होगा। अब मैं बारी बारी से एक एक रिएक्शन समझाता हूं। पहले तो मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूं, SNARAE में से, और दूसरा SNAREA में से एक रिएक्शन ले लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों को एक एक करके लेते हैं। पहले मैंने इस रिएक्शन की बात की। इस रिएक्शन में पहले एडिशन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा। नाम होगा SNARAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन एलिमिनेशन टाइप। It means addition elimination type of nucleophilic substitution reaction in aromatic compound। क्या होता है? बेंजीन की रिंग आराम से पड़ी हुई थी, अपने ऊपर हैलोजन को लेके, आप कोई भी हैलोजन लगा दो, X लगा दो, Br Cl लगा दो, I लगा दो, जो भी आप चाहो। मैंने Cl लगा दिया और इसके पास आया NaOH, एक्वस NaOH। ध्यान रखें, मैंने पहले भी बताया है, बिना हाई टेम्परेचर प्रेशर के ये पॉसिबल नहीं होगा। अब OH माइनस जैसी अटैक करने आया तो रिंग को भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अटैक करने वाला एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये भी अपने ऊपर चार्ज लेगी, क्योंकि चार्ज के बिना वो जुड़ेगा कैसे। और वो चार्ज बनाने के लिए ही तो आपने हाई टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई किया था, और यहां ऐसा ही हुआ। यहां इस तरीके से, ये लो जी बाबूजी, इस तरीके से ये चार्ज सेपरेशन हो गया। अब बात ये आती कि सर आपने ऐसे ही क्यों किया? ऐसे करने के पीछे रीजन क्या है? आप इलेक्ट्रॉन को इधर भी तो शिफ्ट कर सकते थे, आपने इधर ही शिफ्ट क्यों किया, इधर क्यों नहीं शिफ्ट किया? इसका रीजन है इसका प्लस एम इफेक्ट। ये तो सबको पता है ना, बेंजीन रिंग का इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट होता है। तो बेंजीन रिंग पे Cl का इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट होता है। वैसे तो बेंजीन रिंग का भी प्लस एम ही होता है।
अब इस बेंजीन की रिंग पे जो Cl लगा हुआ है, इस Cl का इफेक्ट प्लस M इफेक्ट, आप खुद दिमाग से सोचो कि जिस कार्बन पे Cl लगा है उस कार्बन पे प्लस आएगा तो ज्यादा बढ़िया है कि माइनस आएगा तो ज्यादा बढ़िया है। समझ में आ रहा है? जिस कार्बन पे क्लोरीन लगी है उस पे पॉजिटिव आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का इस लोन पेयर के साथ रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज का इस प्लस M की वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, और स्टेबिलिटी की वजह से ये आराम से थोड़ी देर OH को अटैक करने की मोहलत दे देगी। भाई ठीक है, कर ले भाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और यही हुआ, Cl वाले कार्बन पर तो आया प्लस और दूसरे वाले कार्बन पर आया माइनस। तो जिस कार्बन पर माइनस आया वो तो यों का यों रह गया, और जिस पे प्लस आया उस पे लग गया ये OH। ध्यान करो, जैसे व्हीलैंड इंटरमीडिएट में बताया था कि वहां H और E प्लस एक ही जगह एक कार्बन पे जुड़े रहते हैं और वो H हटती नहीं है, यहां भी Cl और OH लगे रहेंगे, अभी हटेंगे नहीं। अब समस्या क्या हुई कि भाई इन दोनों में से एक को तो हटना पड़ेगा। अब OH तो हटेगा नहीं, Cl ही हटेगा, और तो कौन हटेगा। अब बात ये आती है कि ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज अपने आप को रेजोनेटिंग स्टेबल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब ये अपने आप को स्टेबल करने जा रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस। ये चार्ज सेपरेट हुआ 3 जगह पे। एक बार तो देखो ये Cl और OH यूं क्यों लगे रहेंगे, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी, जब तक पूरा सेपरेशन, पूरी तरह से चार्ज कई जगह पे सेपरेट ना हो जाए, डिस्पर्स ना हो जाए। ये चार्ज इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और फाइनली यहां पे माइनस बन जाएगा। ये डबल इधर हो गया, यहां माइनस आ गया, ये डबल यूं कहीं रह गया। देख लो भैया, माइनस का चार्ज इधर आया तो ये तो डबल बॉन्ड हो गया, और बॉन्ड इधर गया तो ये माइनस हो गया। इसका जो है आराम से बॉन्डिंग के द्वारा आपने जोड़ दिया, दोनों कार्बन बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड से जुड़ गए। रेजोनेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कॉन्जुगेशन अभी आगे बढ़ेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा। ये डबल, ये डबल, ये माइनस, ये लगा है Cl, ये लगा है OH। कुछ आ रहा है समझ में? इसी वजह से थोड़ा बहुत ये रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन ये कम रिएक्शन क्यों हो रही है, इसका रीजन है, यहाँ प्रोडक्शन अच्छे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका रीजन है कि ये जो इंटरमीडिएट बना है ये कार्बेनायन है, और कार्बेनायन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते। कार्बेनायन इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होते क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये होगा भाई साहब, सेकंड स्टेप में जाएगी रिएक्शन। ये हो गया आपका स्लो स्टेप और RDS। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि SNARAE रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बेनायन। कार्बेनायन ही तो बन रहा है। इसको व्हीलैंड इंटरमीडिएट नहीं कहते, व्हीलैंड इंटरमीडिएट में तो पॉजिटिव रहता है कार्बन पे, यानी कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब निगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट का रिलेशन भी आपको पता है कि निगेटिव के प्रोपोर्शनल रहेगा अब ये, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी निगेटिव ग्रुप से ही बढ़ा पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेंजीन की रिंग है, इस रिंग पे जितने ज्यादा निगेटिव आप लगाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। इस बेंजीन की रिंग पे मान लीजिए आप NO2 ग्रुप या CHO ग्रुप या कोई निगेटिव ग्रुप लगाते हैं तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बनेगा, वो जो कार्बेनायन बीच में बनेगा, उसको वो निगेटिव ग्रुप स्टेबलाइज करेगा, स्थिर करेगा, रोकेगा। अब क्या हुआ? इसके बाद ये रिएक्शन चली सेकंड स्टेप में। तो आपका खेल तो यही हो गया, जो आपको जानना था वो तो खत्म हो गया यहीं पे। सेकंड स्टेप में जैसे ही जाएगी तो देखो, मैंने इधर जो इंटरमीडिएट बना था उसको ऐसे अरेंज कर दिया। आप ऐसे भी तो बना सकते हो, उसको बीच में माइनस लगा दिया, और फाइनली सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। Na+ पहुंच गया यहां।
Cl तो लगा दिया आपने, Na पहुंच गया। अब ये होगा कि Na प्लस और ये ले गया माइनस अपना बाहर Cl, हटाओ जी, Cl ले गया माइनस को, क्योंकि Cl इज एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो Cl माइनस को लेके चला जाएगा और Na से जुड़ के NaCl बनाने का बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा, अंदर का गोला पूरा हो जाएगा। यानी कि Cl गया Na के साथ, तो ये तो बन गया NaCl और बेंजीन की डब्बी पे लग गया OH और ये हो गया गोला पूरा, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो Cl ले गया ना, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इस तरह से आप SNAREA मैकेनिज्म को समझ सकते हैं। अब बात ये आ रही है कि सर ये मैकेनिज्म पूछी जाएगी, देखो अब आप सोचने की बात है, अब मैकेनिज्म थोड़ी ना पूछी जाएगी आपसे, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट के पेपर में बैठने जा रहे हैं, वो मैकेनिज्म तो लिखाने से रहे आपसे, आपको फिर करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही लाइन याद रखनी है कि SNAREA रिएक्टिविटी हो चाहे SNARAE रिएक्टिविटी हो, दोनों का इंटरमीडिएट कार्ब एनायन ही होता है। ये मैंने SNARAE बताई है, EA में भी ऐसे ही कार्ब एनायन बनेगा। बस इस लाइन को याद रखो, अरे पूरी चीजें रटने की जरूरत नहीं होती, कंक्लूजन याद करो बेटा, जूस को, उस कंक्लूजन को जो पूरे कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है उसे याद रखना है बस। अब इस पूरी रामायण की कहीं कोई जरूरत नहीं, आपको पता है, बस इतना सा होना चाहिए कि इस मैकेनिज्म में इस तरीके का एक इंटरमीडिएट बनता है, बात खत्म। हो गया आपका सवाल, चेक कर लो इधर, हो गया आपका सवाल। आपको सवाल मिला कि इन चारों की न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए। अब जरा लगाना दिमाग, न्यूक्लियोफाइल के साथ ये जो है वो एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करते हैं, आपको पता नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल के साथ होता क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल के साथ SNAR होता है। अब चाहे EA हो चाहे AE हो, क्या फर्क पड़ रहा है, आपको तो यही पता है ना कि इसका इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनेगा। तो चेक कर लो ना, किसमें ज्यादा निगेटिव ग्रुप लगे, चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होने वाली है। वैसे तो इनकी रिएक्टिविटी हमेशा SN1 SN2 से कम रहती है, लेकिन SNAR के माध्यम से अगर देखें तो चारों के चारों में SNAR ही तो हो रही है, और इन चारों में से सबसे ज्यादा SNAR उसमें होगी। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा Cl को हटा के NU की वहां NU के तौर पे लगेगा और ज्यादा प्रोडक्शन देगा आपको। हो गया एक सवाल, ध्यान रखें, नीट में आने के बहुत चांस है इस सवाल के, इस बार बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि इस बार ये नीट में आ जाएगा। पूरे ईमानदारी से इसको समझना एक बार, और समझ के इसके कंक्लूजन को याद कर लेना, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आगे, ये तो हुई SNARAE। अब SNAREA सुन लो, समझ लो, कंक्लूजन वही है कि ये रिएक्शन भी इंटरमीडिएट के तौर पे कार्बन आयन बनाएगी। मैंने क्या किया, बेंजीन पर हैलोजन लगाई और उसकी रिएक्शन NaNH2 और वो भी लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में करा दी, हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करके। आप देखो आप क्या कर चुके हैं, भयानक स्ट्रॉन्ग बना दिया उसे आपने। NaNH2 की तो आदत आप जानते हो ना, बेस है ये, बेस। इसको कह के तो ये भेजा कि देख बेटा ऐसा है, वहां जाना और उसकी हैलोजन लेना, अपना NH2 देना और चुपचाप आ जाना, किसी से फालतू बात करने की जरूरत नहीं। NaNH2 को किस काम के लिए भेज रहे हो आप, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए भेज रहे हो ना। आप क्यों भेजना चाह रहे हो इसको, कि बेटा वहां जाके किसी से देख कोई फालतू बात नहीं करनी है, शैतानी मत करना, वहां से उसकी हैलोजन को लेके अपना NH2 दे के आ जाना, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन
NaNH2 तो आप जानते हो ना, बदतमीज है बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बेस है, और बेस है तो वो तुरंत एसिड को खींचेगा और उधर से भी एसिड खींच के चला आएगा, क्योंकि एसिड को बेस पसंद है, एसिड को बेस पसंद है, और एसिड को बेस पसंद है तो बेटा ये ले गया एसिड, ये लो H, ये X, Cl होता था HCl, Br होता था HBr, और निकल के इसके साथ चले जाते, ये बन जाता NaCl या NaX, और NH2H से मिलके बना लेती NH3। लो जी, बर्बाद हो गया। काम क्या करने के लिए भेजा था और बाबूजी करके क्या आए हैं, देखो उसकी क्या हालत कर दी इसने। बेंजीन के रिंग में गड़बड़ कर दी इसने। आपको पता है H और X के निकलने की वजह से, H और X के निकलने की वजह से बेंजीन की डब्बी के इन दोनों कार्बनों पर एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल खाली रह गया, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के खाली रह जाने की वजह से बेंजीन बर्बाद हो गई। अब क्या करे बेचारी, कैसे तो संभालेगी अपने आप को, और इसने sp2 ओवरलैप करा दिया और पाई बॉन्ड बना डाला। बाय गॉड, क्या हो रहा है? हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कभी पाई बॉन्ड बनाते ही नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कभी पाई बॉन्ड बनाते देखा है क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड तो पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, प्योर ऑर्बिटल्स बनाते हैं बेटा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, मजबूरी में बनाना पड़ गया इसको। और बॉन्ड बनाने के बाद देखो क्या हुआ, बेंजीन की रिंग में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। माय गॉड, बेंजीन थी बेंजाइन हो गई। अजी बेंजीन थी बेंजाइन हो गई, स्टेबल थी अनस्टेबल हो गई। हद हो गई बाय गॉड। रो रही है बेचारी, देखो क्या कर दिया तुम्हारे लड़के ने, देखो क्या कर दिया। आराम से बैठी हुई थी मैं, मेरा H और मेरी X को ले गया और मुझे बेंजीन से बेंजाइन बना गया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भैया। जाके इसने शिकायत की अमोनिया से, देखो क्या कर दिया। लिक्विड मोनिया बोली क्या हुआ, देख लो क्या हुआ, कैसा कर दिया मुझे। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके साथ, मैं संभालती हूं, मैं संभालती हूं। अब आई लिक्विड NH3। लिक्विड NH3 ने इसको संभालने के लिए क्या किया, देखो ध्यान रखें, बेंजाइन हो गई है ये, अब इसमें रेजोनेंस नहीं बचा। और वैसे भी साइकिल में ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल कहां होते हैं, हाईली अनस्टेबल हो गई बेचारी, अनस्टेबल हो गई। अब बेंजीन यानी बेंजाइन पर अमोनिया मल्लम लगा रही है। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी तुम्हें, चिंता मत करो। अब संभाल रही है, देखो इसे वो संभाल रही है। और इसके आते ही ये बॉन्ड भी टूट गया, और वो जो ट्रिपल बॉन्ड था वो टूट के डबल में कन्वर्ट हो गया। एक जगह प्लस आ गया और एक जगह माइनस आ गया। देखो भैया, कहीं भी एक जगह जो तुम्हारा मन करे वहां कर दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां कर दो, क्योंकि यहाँ बेंजीन के ऊपर कोई और, यानी इस कंपाउंड के ऊपर कोई और ग्रुप तो है नहीं, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप इधर करो चाहे इधर करो, सिमेट्रिक कंडीशन। जिस कार्बन पर प्लस आया उस पे NH3 ने अटैक कर दिया। ये अटैक समझाने के लिए मैं अलग अलग दिखा रहा हूं, ऐसे है ना, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, देख लेना। जैसे ही NH3 ने इस प्लस वाले कार्बन पे अटैक किया तो मोनिया का क्या हाल हो गया, देखिए। ओ माय गॉड, वो जो प्लस का चार्ज था वो N ने अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, और यहां निगेटिव बन गया। गौर से देखिए, इंटरमीडिएट के तौर पे यहां भी कार्ब एनायन ही बन रहा है। बेंजाइन भी इसका इंटरमीडिएट है और एक कार्ब एनायन भी इसका इंटरमीडिएट है। ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है।
अब क्या होगा, जैसे ही देखा नाइट्रोजन ने कि ये क्या कर डाला मैंने, दूसरे की भलाई के चक्कर में खुद को बर्बाद कर डाला। मोनिया ने अपना पेयर देके इसके पॉजिटिव को हटा दिया, लेकिन खुद पे प्लस बना लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। नाइट्रोजन की वैलेंसी गड़बड़ा गई, नाइट्रोजन हाईली अनस्टेबल हो गई। तुरंत दिमाग लगाया कि चलो एक काम करते हैं, और एक H और N के बीच के बॉन्ड को नाइट्रोजन ने अपनी ओर अपनी ताकत लगा के खींच लिया, क्योंकि नाइट्रोजन इज एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और जैसे ही ये बॉन्ड खींचने लगा, H चिल्लाने लगी, ये क्या कर रही हो दीदी, ये क्या कर रही हो, मैं कहां जाऊंगी, मेरा क्या होगा। H बोली, चिल्लाई कि मेरा क्या होगा, तो नाइट्रोजन बोली घबराए मत, इस प्लस को लेके जा और यहां बगल वाले के पास देख एक माइनस का चार्ज है, जाके जुड़ जा, जाके जुड़ जा वहां। और ऐसा ही हुआ, बेंजीन की डब्बी में ऊपर NH2 रह गया और H प्लस निकल के इस कार्बन पर आ गया, और आपको एक कंपाउंड मिला जिसे आप SNAREA प्रोडक्ट कह सकते हैं। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी एक कार्ब एनायन ही है, इसमें बेंजाइन भी एज ए इंटरमीडिएट बनती है, जो तुरंत इस तरह के कार्ब एनायन में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है। नीट के पेपर में भी इस टाइप का सवाल आ चुका है, मैं आपको बता दूं। ध्यान रखें, यहां और यहां रेजोनेंस का अभाव है, इसलिए अगर यहां पहले से कोई ग्रुप होता तो उस ग्रुप का M इफेक्ट चेक नहीं करते, बल्कि उसका I इफेक्ट देखा जाता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही काम की चीज है, सुन लेना। यहां बेंजीन के रिंग पे हैलाइड के साथ साथ मान लीजिए कोई और ग्रुप होता, OH होता, OCH3 होता, कोई भी और ग्रुप लगा होता, तो उस लगे हुए ग्रुप का जब इफेक्ट चेक करते तो उस लगे हुए ग्रुप का यहां रिंग पे इफेक्ट -I लगता, M नहीं। प्लस ग्रुप है तो +I लगता, +M नहीं। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग नहीं है ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में कोई प्लेनरिटी नहीं है, इसलिए इस पे लगी हुई जो भी ग्रुप होगी वो अपना M प्रभाव, M इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, वो अपना सिर्फ और सिर्फ I प्रभाव ही दिखा पाएगा। बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे अब डेप्थ में, क्योंकि वो सवाल पूछा जा चुका है नीट में अभी 2-3 साल पहले, इसलिए आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें। मैं फिर आगे लेके चलता हूं जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके समझ में आ गई होगी ये सारी मैकेनिज्म, सारी कहानी। ये SNAREA है, वो SNARAE थी। अब इस क्वेश्चन को करने की बारी है। ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफाइल की रेस्पेक्ट में CX बॉन्ड की रिएक्टिविटी, तो मैंने आपको बताया इनकी रिएक्टिविटी तो हर हाल में ज्यादा ही होगी इन दोनों से, क्योंकि वो एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है। न्यूक्लियोफाइल के लिए ज्यादा एफिनिटी एरोमेटिक में नहीं होती, एलिफेटिक में होती है। अब बचे इन दोनों में क्या करें, इन दोनों में 3 डिग्री है तो भैया साफ साफ है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी SN1 के रेस्पेक्ट में। लेकिन गुरुजी वहां तो कोई SN नहीं बोला। अरे कुछ भी नहीं बोलता है तब भी SN1 और SN2 में SN1 की ही प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। ये सबसे ज्यादा, उससे कम ये। अब आ जाइए इन दोनों, अब इन दोनों को कैसे देखें। इन दोनों को देखने के लिए SNAR का कॉन्सेप्ट लगाइए। SNAR का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिसमें जितने ज्यादा नेगेटिव, जिसमें जितने ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, जितने ज्यादा नेगेटिव उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। गौर से देखो बच्चा, यहाँ पे -M है, एक और -M है, दो -M ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर डालेगा बेटा, इसलिए तीसरे की चौथे से ज्यादा हो गई। क्या समझे? समझ में आ रही है बात? मैं लगे हाथों वो चीज भी बता देता हूं जो नीट में पूछी जा चुकी है अभी 2-3 साल पहले। भाई बेंजीन की रिंग समझना, ध्यान रखें SNAREA तभी करना है, SNAREA
ये तभी करना है जब आपको NaNH2 KNH2 जैसा कोई बेस हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे इन लिक्विड अमोनिया दे रखा हो। आपने लिख दिया SNAREA, SNAREA। समझ में आ गया ना? इसको देखते ही समझ गया मैं SNAREA चल रहा है। मैं अब डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मैकेनिज्म आपको समझा दी। मैंने कहा कि यहां मेरे पास, मान लीजिए यहां मेरे पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दैट NO2 है। एक और ले लो, सेम कंडीशन, और यहां मेरे पास कोई CH3। अब देखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऊपर मैंने -M ग्रुप लगा रखा है अभी तो, और ये नीचे मैंने +H हाइपर कॉन्जुगेशन या +I ग्रुप लगा रखा है। ये -M -I दोनों है। दोनों ही कंडीशन में मुझे आपको प्रोडक्ट बताना है। कर सकते हो आप इसे। दिमाग में पहले तो ये लाएंगे कि मैकेनिज्म कौन सा अप्लाई होगा, SNAREA। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये HCl निकलने की वजह से बेंजाइन बनेगा। बताओ क्यों? क्योंकि SNAREA में पहले एलिमिनेशन होता है, HCl बाहर हो गया, HCl के बाहर होते ही ये बन गया बेंजाइन, और यहां NO2 लगा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका -I ही देखेंगे। अभी तक तो -M कह रहे थे, अब केवल -I बोलेंगे। अब -M नहीं बोल सकते क्योंकि रेजोनेंस खत्म, और जब कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा तो M कहां से होगा। ऐसे ही मैंने यहां किया बेटा, बेंजाइन बना दिया और यहां लगा दिया CH3। अब बारी है NH3 के अटैक की। तो NH3 दो तरीके से आ रही थी ना, एक बार तो NH2- बन के आ रही है, एक H+ बन के आ रही है। तो मतलब मैं पूरा एक साथ अब डायरेक्ट बता रहा हूं कि NH3 जब अटैक करेगा तो दिमाग से सोचो। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, NH3 NH2H। दिमाग लगा के सोचिए थोड़ा सा। ये तो हटा दो, ये तो करा दिया मैंने आपको, जगह बन जाएगी जी, और तो कुछ नहीं। NH2- का अटैक कहां कराओगे आप? सोचो दिमाग में। देखो भैया, जहां भी मैं NH2 को जोड़ूंगा उसके पड़ोसी के ऊपर माइनस आएगा, ये तो आप जानते हो ना भाऊजी, क्या समझे? जहां मैंने NH2 को जोड़ा उसके बगल में माइनस। अगर मैंने NH2 को यहां जोड़ा, अगर मैंने NH2 को यहां जोड़ा तो माइनस यहां आएगा, और अगर मैंने NH2 को यहां जोड़ा तो माइनस यहां आएगा। बेटा सोच के बताओ बेटा, कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है? तो भैया ये -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है, और -I ग्रुप के बगल में माइनस आ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि निगेटिव ग्रुप निगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। निगेटिव ग्रुप कार्बेनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, पॉजिटिव ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, निगेटिव ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, पॉजिटिव ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। 4 लाइन याद रख लो हमेशा के लिए, पी जाओ घोट के। निगेटिव ग्रुप कार्बेनायन को स्टेबल करते हैं, पॉजिटिव कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं, निगेटिव ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और पॉजिटिव ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। उल्टा करोगे तो वो भी ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। ज्यादा स्टेबल ये। तो बताओ मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा बेटा? इससे बनेगा। यहां H लग जाएगी और ये लग गया NO2, दिस इज द मेजर। और ये जो बनेगा ये बनेगा माइनर। ये मेजर वो माइनर। जहां से Cl हटा वहीं की वहीं NH2 लग गया, ये मेजर हुआ। और जहां से Cl हटा उसके बगल में NH2 लग गया, ये माइनर हुआ। समझ में आ रहा है?